नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए क्लास 8 से एनसीईआरटी विज्ञान का मैराथन का पार्ट सेकंड लेके आए हैं और आज इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण जो पाठ हैं आपके कोयला एवं पेट्रोलियम, दहन एवं ज्वाला, कोशिका एवं संरचना, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था जिसमें ग्रंथियों और हार्मोन्स के बारे में समझना है। ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स का जो है सारांश समझेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2-3 आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं इसमें जो आपकी पुरानी बुक में दिए गए हैं। तो आपको लगभग 8 चैप्टर्स का यहाँ पे मैराथन दिया जाएगा। और आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर हमारा कोयला एवं पेट्रोलियम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपके लिए 2000 PIQs की प्लेलिस्ट जो है उसको अपडेट कर दी है। थंबनेल के हिसाब से आप जो है एपिसोड वाइज देख सकते हैं और लगभग 61 वीडियोज़ हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये वीडियोस अब मैराथन के रूप में अब रिवाइज़ भी होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। और ये ध्यान रखिएगा, मैराथन में हम आपको फिर से वीडियो बना के देंगे, ऐसा नहीं कि हम पिछले वीडियोस को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। और मैराथन वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज मैराथन आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के PRT के सारे क्वेश्चन हम एक साथ कवर कर लेंगे। फिर दूसरे बार में हम GS पार्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ज्योग्राफी के हम उसको कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम जो है 3 से 4 मैराथन एक सब्जेक्ट के लगेंगे। और ध्यान रखिए, कभी भी मैराथन 1 घंटे 1.5 घंटे बस सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा का नहीं। 3-3 4-4 घंटे की मैराथन से प्रोडक्टिविटी डाउन होती है पढ़ने की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और साथ में 2000 PIQs की प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है लिंक दे दिया जाएगा। और साथ में मैराथन की क्लासेस का भी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने शॉर्ट सेक्शन स्टार्ट किया है बिहार स्पेशल के नाम से, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल आपको JP नारायण जी के बारे में जानकारी दी। 5 वीडियोस हो चुके हैं, 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। JP नारायण जी के बारे में जानकारी दी है पूरी कंप्लीट 1 मिनट के अंदर। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानकारी दी है। तो आप उन प्रश्नों को करके परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हर बार परीक्षा में इन लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग, बाकी जो लोग नए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर उनको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो। तो आते हैं चैप्टर पे। और ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक आपको करा दिया है। और बाकी जो बच्चे चैप्टर्स हैं आज हम लगभग 8 चैप्टर्स को कवर करेंगे। और इसके बाद आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर बच रहे होंगे, 4 से 5 चैप्टर बच रहे होंगे। तो वो हम आपको आज शाम नहीं तो कल मॉर्निंग में अब दे देंगे। उसके बाद से फिर जो है कल से हमारी जो क्लासेस होंगी लगभग 3 से 4 क्लासेस डेली होंगी। और कल से प्रॉपर आपकी जो क्लासेस जो है रिवीजन वाइज स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए। और डेट्स आपकी कंफर्म हो चुकी हैं, 19 से 22 जुलाई डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो किसी भी संशय में मत रहिएगा, परीक्षा होने वाली है। आते हैं, पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? अक्षय मतलब होता है जिसका क्षय ना हो। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु। तो ये आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में या जो है संसाधनों में आपने पढ़ा था कि वन जो है नवीकरणीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन तो आपको वन और वन्यजीव मानना है। आगे बढ़ते हैं, ये अलग जो है वर्गीकरण है, वो अलग वर्गीकरण है। तो जिस वर्गीकरण में जैसे रखा गया वैसे ही आपको ध्यान रखना है, आपस में मिक्स नहीं करना है। अब आते हैं जीवाश्म ईंधनों के बारे में समझते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का जो निर्माण होता है वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता आता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और आपको पता है कि जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। कोयले के बारे में, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कोयले का उपयोग हम तापीय शक्ति संयंत्रों में बिजली विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। हमारे भारत में जितना भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका सबसे बड़ा पोर्शन तापीय शक्ति संयंत्रों से ही आता है, कोयले से ही आता है। तो कोयले का आप महत्व समझ सकते हैं। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी समझ लेते हैं। कोयला कैसे बना? तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में, जो निचले जलीय क्षेत्र थे, घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये जो वन थे वो मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा और जम गई समय के साथ में और वो संपीड़ित होते चले गए।
यानी नीचे दबते चले गए, और जब दबते चले गए तो उतना ज़्यादा संपीड़न होता गया, कंप्रेस होते चले गए, और जैसे जैसे वो गहरे होते गए, जैसे जैसे मतलब और ज़्यादा मिट्टी आती गई और नीचे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाते हैं ताप बढ़ने लगता है। फिर उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये कहानी है कोयले की, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे कोयले का निर्माण हुआ। फिर कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन का जो प्रक्रिया है उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, और ये हमने क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया है कि जो है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। कार्बन से संबंधित, जैसे अगर हम कार्बन से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स को जलाते हैं तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, चाहे हम मीथेन को जलाएंगे तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार जब कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। पहला है कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोल गैस। आपसे TRE 2 में PRT में 14 दिसंबर को कोक से प्रश्न पूछा गया था धातु के निष्कर्षण में किसका प्रयोग किया जाता, तो आपका आंसर था कोक। क्लियर है। तो आप NCERT का महत्व समझ सकते हैं, एग्जामिनर बार बार यहीं से आपको प्रश्न पूछता है। कोक क्या होता है, तो यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में करते हैं और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। अगला है कोल तार। कोल तार क्या होता है, तो इसका अप्रिय गंध होता है और यह काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम करते हैं, और उदाहरण के तौर पे जैसे संश्लेषित रंग में औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में कोल तार का प्रयोग करते हैं। और आपको ध्यान रखना कि जो मॉथ और अन्य कीट को भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का हम प्रयोग करते हैं, नेफ्थलीन की गोलियों का, तो वो भी कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नेफ्थलीन बॉल्स हम कहाँ से बनाते हैं, तो कोल तार से, और इससे हम क्या करते हैं, मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोल तार के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमेन। तो ध्यान रखिएगा बिटुमेन नाम का पेट्रोलियम उत्पाद है जिसको हम कोल तार के स्थान पर सड़कों को बनाने के लिए करते हैं। अगला है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस हमें प्राप्त होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोयला गैस कब प्राप्त होती है, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा जब कोक हम बनाते हैं उस समय। फिर कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। सबसे पहले कोयला गैस का प्रयोग कब किया गया, तो लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 में कोयले गैस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था सड़कों पर रोशनी के लिए। लेकिन अब आजकल इसका उपयोग हम ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम के बारे में समझते हैं। तो पेट्रोलियम ये जो है ईंधन, ये भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं हमें। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति हुई हो, पेट्रा माने चट्टान होता है, और ओलियम माने तेल होता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। जब ये जीव मृत होते हैं तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में, यानी जो तलहटी होती है, बॉटम होता है, वहाँ जाके जम जाते हैं और फिर रेत और मिट्टी की तहों में द्वारा ढक दिए जाते हैं लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में। तो ध्यान रखिएगा वायु नहीं होता है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको यह फ़र्क समझ में आ गया कि कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण में फ़र्क क्या होता है बनने में। तो कोयले का निर्माण जहाँ स्थलीय स्थान पर होता है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री स्थान पर होता है, और वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीव जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ में। अब अगला पॉइंट है
जब पेट्रोलियम पाया जाता है तो पेट्रोलियम तेल और गैस की जो परत होती है, प्राकृतिक गैस की जो परत होती है, जल की परत के ऊपर होती है घनत्व के कारण। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। तो आपसे विश्व के आधार पर पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला कुआं कहाँ खोदा गया, ड्रिल किया गया, तो पेंसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। फिर भारत में पूछेगा तो 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर भारत में जो है सबसे पहले तेल का पता चला था। भारत में तेल असम में, गुजरात में बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है, इसकी गंध अप्रिय होती है या विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रमण परिष्करण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है, और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरीज में अलग करने का काम किया जाता है। फिर आते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें हम पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे यानी कि पॉलिस्टर, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, और पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक और आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो पेट्रो रसायन का प्रयोग आप ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक गैस से, ये आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों या यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया के उपयोग में जो हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है उसको हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन होती है उसी का हम प्रयोग करते हैं। और अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को। कोयले से कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को। अब आते हैं प्राकृतिक गैस पर। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर, और यह कम प्रदूषणकारी होता है, स्वच्छ ईंधन होता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह स्थान आपसे प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपका समाप्त होता है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो हमने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पे समरी में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न के माध्यम से हम आपको क्विज में कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर देंगे। और आप लोग थोड़ा सा समझिए कि आपकी क्लासेस लगभग एक हफ्ते तक, आप ये समझिए कि उतना ज़्यादा हम क्वेश्चंस आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि 20 से 30 क्वेश्चन आपको हम डेली क्विज में दे दें, और साथ में आपको जो है, और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा क्लासेस से रिलीव होंगे हम, उसके बाद हम आपको 50 से 100 क्वेश्चन तक ले जाएंगे डेली क्विज में। और साथ में हम जो है शॉर्ट्स के माध्यम से आपके जितने भी डाउट होंगे, तो आपको जिन भी टॉपिक पे डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको 1 मिनट के अंदर वो डाउट क्लियर कर देंगे, चाहे वो कोई विशेष प्रश्न रहा हो, चाहे कोई टॉपिक रहा हो। तो अब आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 6 दहन एवं ज्वाला। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब दहन के बारे में समझते हैं पहले। तो दहन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो कास्ट कोयला होता है वायु में जलता है, और कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ध्यान रखिएगा कि जब हम कास्ट कोयले को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उस दहन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंबशन किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम दाह कहते हैं, और इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। और इसमें हम मैग्नीशियम का उदाहरण हमने देखा है कि मैग्नीशियम जो है हवा के साथ में रिएक्शन करके जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ के उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि दहन होने के लिए वायु का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, और जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है बस आपको उतना ही बताया जा रहा है।
ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना लगे। अब यहाँ पे आते हैं, ज्वलन ताप क्या किसे कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। अब आते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे माचिस से प्रश्न पूछा गया था, फॉस्फोरस वहाँ पे आंसर था, याद आ गया होगा आपको, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे हम माचिस के इतिहास के बारे में समझते हैं। तो आधुनिक जो माचिस का विकास है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है और इसमें हम एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण मिलाते हैं, कुछ गोंद और स्टार्च वगैरह बना के तैयार करते हैं। तो मेनली माचिस में क्या होता है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस। और जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता था, इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन दिक्कत क्या आती थी, श्वेत फास्फोरस जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है मुकाबले, तो इसलिए जो है हम अब क्या करते हैं, केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का। और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आज के डेट में हम जो माचिस का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का ही प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फॉस्फोरस ही दिया था तो वो भी सही था, क्लियर है। तो आज हम लाल फास्फोरस का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल फास्फोरस उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। और एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, साथ में लाल फास्फोरस, 3 याद रखिएगा आज जो हम माचिस प्रयोग करते हैं। और ये कम खतरनाक होता है लाल फास्फोरस। कुछ जब खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं माचिस की तीली को तो लाल फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस की तीली पर सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर देता है और पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि आज के डेट में जो माचिस का प्रयोग करते हैं उसमें हम एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लाल फास्फोरस साथ में, तो 3 चीज़ें। और जब हम जो है माचिस को जलाते हैं तो जो लाल फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और माचिस की तीली के सिरे पर जो लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट उससे अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है और इससे क्या होता है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार माचिस काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जल की बात करें तो जल की खासियत होती है कि ज्वलनशील पदार्थों को ये ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। और इसके अलावा आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। ईंधन होना चाहिए, वायु होना चाहिए ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा होना चाहिए। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए तभी आग लगता है। और अगर हम आग को बुझाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन तीनों जो परिस्थितियां दी गई, पहला ईंधन, दूसरा वायु, तीसरा ऊष्मा, इनमें से एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका कार्य क्या होता है, वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होता है। और सबसे ध्यान रखिएगा, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक क्या होता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बताना है। क्या बताना है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, क्योंकि जल हमें जो है सामान्यतः घर में ही अवेलेबल होता है। अब आते हैं विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए। यहाँ पे ये फ़र्क समझिएगा कि जहाँ पे विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है किस केस में, अगर विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। और इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ ये भी है कि इससे विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। सिलेंडर से जब CO2 को छोड़ा जाता है तो बहुत अधिक ये फैलती है और ठंडी हो जाती है।
और ठंडी होने के पर जो है अतः है न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को नीचे भी ले आती है, कम भी कर देती है, इसलिए यहाँ अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव भी है। आग के निकट इन पदार्थों में से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो ध्यान रखिएगा कि हम एक CO2 तो इस्तेमाल करते ही हैं जो है अग्निशामक के रूप में, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर का भी छिड़काव करके हम ऐसा कर सकते हैं। और आग के निकट इन पदार्थों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निकलती है जिससे जो है अग्नि पर काबू पाया जा सकता है। दहन के प्रकार समझते हैं। दहन के प्रकार में देखते हैं तो फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जल में किसको रखा जाता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु होता है, तो वायु में जल उठता है कमरे के ताप पर। और इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप आग लग जाना यानी स्वतः दहन। और स्वतः दहन का उदाहरण कौन है, तो फास्फोरस। और कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन के कारण, तो कोयले की धूल के स्वतः दहन के कारण कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्फोट क्या होता है, तो जब आकस्मिक अभिक्रिया होती है और उससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, जैसे हम आतिशबाजी वगैरह करते हैं तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको जानकारी वैसे भी है। अगला है लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। जैसे यहाँ पे मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं तो दहन के साथ वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत जो लकड़ी का कोयला होता है वो वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। ये फ़र्क है। अब आते हैं सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करते हैं, फूकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में। और इस ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे ईंधन क्या होता है, तो ईंधन के बारे में हम समझते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे कि लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श ईंधन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो सका है। ईंधन दक्षता किसे कहते हैं, तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। फ्यूल एफिशिएंसी से आपसे BPSC TRE में प्रश्न पूछा गया है। फ्यूल एफिशिएंसी ईंधन दक्षता क्या होता है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ऊष्मीय मान क्या कहलाती है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को हम किलोजूल प्रति किलोग्राम में मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ईंधन के ऊष्मीय मान को जो है यानी कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो किलोजूल पर केजी। ये ध्यान रखिएगा, किलोजूल पर केजी, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है। और इसके अलावा आपसे ईंधन दक्षता भी आपसे पूछा गया था कि ईंधन दक्षता को किस में मापते हैं, तो उसमें मान में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है इन ईंधनों का जब अपूर्ण दहन होता है, ध्यान रखिए, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि अपूर्ण दहन होगा, हवा होगी नहीं उतनी, तो वहाँ पे अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जिससे दम घुटकर मृत्यु भी हो सकती है लोगों की। फिर है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ध्यान रखिएगा वायु में। और यहाँ पे फ़र्क क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है यानी इनकम्प्लीट कंबस्शन।
यानी कि जब पूरा कंबस्शन, पूरा दहन नहीं हो पाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व में उष्णन, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान वृद्धि विश्व उष्णन का कहलाती है और इससे क्या होता है, हिमनद पिघलने लगते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोयला और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है, तो ध्यान रखिएगा, अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और डीजल के दहन से मिलती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर है सीएनजी का प्रयोग, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो है सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती, यानी सीएनजी के प्रयोग से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो कम मात्रा में निकलती है, तो इसलिए सीएनजी एक अच्छा ईंधन माना गया है, इसलिए सरकार भी सीएनजी को प्रमोट करती है। तो चैप्टर समाप्त होता है। एक बार आप जो है यहाँ से देख लीजिएगा जो आपको समरी दी गई है और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर अगला चैप्टर है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझना है। आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का, अगर मान लीजिए कम वृक्ष होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ जाएगी, जिससे वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अगर कम वृक्ष होंगे तो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अवशोषित होगी वृक्षों द्वारा। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है और इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। फिर है मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की जो कठोर चट्टानें होती दिखाई देने लगती है, इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आती है, इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होने लगती है और इस प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। फिर जैवमंडल क्या होता है, तो जैवमंडल पृथ्वी का भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो लिविंग बींग्स जो होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका जो संबंध होता है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। कई बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। और जैवमंडल को आप सिंपल में समझिए कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का जो मिला जुला स्वरूप होता है, जहाँ पे तीनों एक साथ मिलते हैं, उसी को हम जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। फिर है वन्यजीव अभयारण्य होता है। वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, रिजर्व क्षेत्र हैं। यहाँ स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनको आरक्षित कर दिया गया पूरी तरीके से। फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें वन्य जीव के साथ में जो है, वन्य जीव जंतुओं के संसाधन के साथ में जो है आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के लिए भी जो है उसको फॉलो किया जाता है, तो आदिवासी भी यहाँ पे रहने अलाउड रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वहाँ पे जो पारंपरिक रूप से लोग रहते हैं उनको नहीं हटाया जाता। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान में कोई रह रहा होगा आसपास क्षेत्र में जो राष्ट्रीय उद्यान के दायरे में आता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये फ़र्क है, जैवमंडल में नहीं हटाया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में नहीं हटाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो आदिवासी होते हैं या जो पारंपरिक रूप से रह रहे थे लोग, उनके साथ में जो है उनका भी संरक्षण किया जाता है और साथ में प्रकृति का भी संरक्षण किया जाता है। फिर है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। आपने एक प्रोग्राम पढ़ा होगा यूनेस्को का, मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को का। इसको डिटेल में पढ़ डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी हम आपको मैराथन क्लास में सब बता देंगे। फिर है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 अन्य वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात किसको कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहलाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उन्हें प्राणी जात कहते हैं, पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं जो प्राणी जात हैं यहाँ पे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है। साथ में सतपुड़ा के बारे में भी बताइए। फिर है पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। इंडीमिक स्पीसीज इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंडीमिक स्पीसीज किसे बोलते हैं? तो पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के जो पेड़ होते हैं वो विशेष क्षेत्रीय होते हैं, विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण होते हैं। और इसके अलावा बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी भी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। तो भारतीय विशाल गिलहरी या उड़ने वाली गिलहरी पूछे कि विशेष क्षेत्रीय प्राणी कहाँ के हैं तो आपका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज किसको बोलते हैं? तो स्पीसीज सजीवों की समष्टि का एक समूह होता है। जब हम सजीवों को एक साथ ग्रुप में बोलते हैं तो हम वहाँ स्पीसीज शब्द का प्रयोग करते हैं, जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन सक्षम होते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बाघ परियोजना के बारे में बताया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, इसके बारे में हमने आपसे कई बार चर्चा किया है। बाकी आपको एक बार इन्वायरमेंट के एक्स्ट्रा जो आपकी स्टैटिक मैराथन क्लास है, एक बार एनसीईआरटी खत्म होने के बाद वहाँ से लाके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा आपको जानकारी होनी चाहिए वो हो जाएंगी। अब संकटपन्न जीव किसे कहते हैं? तो जैसे सतपुड़ा का उदाहरण लिया तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में वो जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको हम संकटपन्न जंतु कहते हैं। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा, ये सब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन अभी काफ़ी कम हो गई संख्या इनकी, तो संकटपन्न जंतु कहलाते हैं। फिर है पारितंत्र किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे कि जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सब आपके अजैव घटक हैं। तो अजैव घटक कौन कौन से? जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सब आपके अजैव घटक हैं। और जैव घटक में पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव आ जाएंगे और ये सभी संयुक्त रूप से मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। रेड डाटा पुस्तक, तो रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपको पता है कि रेड डाटा पुस्तक या रेड बुक कौन निकालता है? तो IUCN निकालता है। और एक मैराथन वाली क्लास में आपको पूरा डिटेल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IUCN हुआ, UNEP हुआ, सबके बारे में जानकारी दे दी जाएगी एक साथ में। यहाँ पे संभव नहीं है, सब मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम NCERT पे भी फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है कोशिका संरचना एवं प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। कोशिका संरचना एवं प्रकार में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपने कई बार पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कोशिका की सेल की खोज की थी। तो ये आपको पता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पे दिया भी गया है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। इनके द्वारा देखी गई बॉक्स नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना है कि रॉबर्ट हुक ने वास्तव में खोज किसका किया था? तो उन्होंने खोज किया था मृत कोशिका का। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665। तो अब प्रश्न आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक या लीवेनहॉक सिंपल में याद रखिए, लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। तो क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। अब आते हैं कोशिका के बारे में समझते हैं। तो सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं।
मुर्गी का जो अंडा होता है ये एकल कोशिका का उदाहरण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक एकल कोशिका का यानी यूनिट सेल का उदाहरण होता है, सिंगल सेल का उदाहरण होता है, और आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से देख भी सकते हैं। तो मुर्गी का अंडा जो होता है, ध्यान रखिएगा, एक एकल कोशिका का सिंगल सेल का उदाहरण है। फिर आते हैं कोशिकाओं की संख्या। तो संख्याएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सब में आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा जो उस पे आते हैं। बहुकोशिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिक एक बहुकोशिक। तो बहुकोशिक कौन होते हैं? तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिक मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। फिर है अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल कोशिका से सब कुछ स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है? एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता रहता है। तो हर जो कोशिकाएं होती हैं, अरबों कोशिकाएं भी होती हैं, तो उनकी भी स्टार्ट कहाँ से होती है? एक कोशिका से। एक कोशिका जो कि निषेचित अंडा होता है वो गुणन करते अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता रहता है। तो ये हो गया आपका बहुकोशिक, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी, सेल्स पाए जाएंगे। दूसरा है एक कोशिक वाले जीव, एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं। तो एक कोशिक जीव के 2 उदाहरण आपको ध्यान रखने। पहला अमीबा एक कोशिक जीव है, दूसरा पैरामीशियम एक कोशिक जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपने पढ़ा होगा कि जो अमीबा होता है बाइनरी फिजन के नाम से, बाइनरी फिजन के माध्यम से बाइनरी फिजन होता है, और साथ में जो पैरामीशियम होता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है। थोड़ा फ़र्क होता है, तो मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन को द्विखंडन बोलते हैं। एक बार अभी हम चेक कर लेंगे इसको, बाकी ठीक है। तो बाकी इंग्लिश में बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है अमीबा में। बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब एक जो है पेरेंट सेल 2 में टूटता है, और मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब 2 से अधिक में टूटेगा। तो ये और बाकी अमीबा और पैरामीशियम आपको एक कोशिक जीव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है एक कोशिक जीव। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं कर सकता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा किया जाता है। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह कार्य जो है विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं, और जिनको हम ऊतक भी कहते हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह ऊतक कहते हैं, वही जो है जिनसे विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण होता है। तो इन ऊतकों के माध्यम से जो है विशिष्ट कार्य संपादित किए जाते हैं बहुकोशिक जीवों में। लेकिन एक कोशिक जीव जो होते हैं अमीबा, भोजन का अंतर्ग्रहण, पचाना, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन सब कुछ कर सकता है एक कोशिक जीव होके भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कोशिका की आकृति क्या होती है? अब अमीबा की बात समझते हैं। तो अमीबा में ध्यान रखिएगा, अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, इसका आकार बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम पादाप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये क्या होता है? तो इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम पादाप कहते हैं। और यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पादाप होते हैं अमीबा की गति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ में भोजन का अधिग्रहण करते समय ये बनते बिगड़ते रहते हैं, हेल्प करते हैं। अगला है अमीबा में बदलती हुई आकृति पदार्थ के बनने से कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। तो हो सकता है आपको इससे पहले नहीं मालूम रहा हो। तो ध्यान रखिएगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण होती हैं। ये अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये फ़र्क है। तो WBC एक कोशिका है और अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर है मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और यहाँ पे कोशिकाएं जो है सामान्यतः देखा गया है गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है।
तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। और यहाँ पे आपको जो है तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बताया गया, दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के विभिन्न संघटक, ध्यान रखिएगा, सेल के जो विभिन्न संघटक होते हैं एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। या झिल्ली पौधों एवं जंतुओं को कोशिका की आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेल वाल जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है केवल। और पादप कोशिका में जो अतिरिक्त आवरण भी होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, या कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल सेल में भी जो है सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो जीवाणु कोशिका में पाई जाती है और दूसरा पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सजीवों में कोशिका का जो साइज़ होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा भी हो सकता है और कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। और अधिकतर कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा करके अथवा आवर्धित करके हम देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज़ जो होता है, सबसे छोटी कोशिका का साइज़ होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और जो कि जीवाणु कोशिका होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल। और सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है। साइज इसका 170 mm गुणे 130 मिलीमीटर होता है, mm होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना कि एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए होता है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन कहलाता है। ध्यान रखना, एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो एल्ब्यूमिन कहते हैं सफ़ेद भाग को अंडे के, और जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पीला भाग योक कहलाता है, और जो एक एकल कोशिका का भाग है। तो ध्यान रखिएगा कि पीला भाग योक है जो कि एक एकल कोशिका का भाग है, और उसके ऊपर एक आवरण होता है सफ़ेद आवरण जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऊतक के बारे में समझते हैं। तो प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है। तो ऊतक क्या होता है? एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका आपको पता ही है। फिर कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कोशिका के भाग क्या होते हैं? तो पहला है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, साथ में घेरे हुए माध्यम से भी अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो सरंध्र होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सरंध्र होती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन भी करती है। प्याज की कोशिका की बात करें तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो है जेली के समान पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, इसके अलावा बैक्टीरियल कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली या अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। तो ध्यान रखिएगा,
कोशिका भित्ति किस लिए काम आती है? तो कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। पौधा पादप कोशिकाओं के ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो है पौधों में जो है कोशिका भित्ति होती है। और कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राइडेंस्केंसिया, इलेडिया और रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मनुष्य की गाल कपोल की कोशिकाओं के बारे में। यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है समझने के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ये चीज़ देख रहे हैं आप सेंटर में, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही, बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कोशिका। इसी को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे आपको चित्र में दिया गया, तो केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक केंद्रक झिल्ली हो गई और ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी आवरण में होगी, तो ये पूरा ये सेल हो गया और सेल के बाहरी आवरण पे बाउंड्री पे क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। और वहीं जो है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या होगा? तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर केंद्रक झिल्ली होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और इसके बीच में जो आप ये द्रव्य देख रहे हैं, इस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये आपका मनुष्य के गाल की कपोल की कोशिकाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली। फिर कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में। कोशिका को अन्य संघटक कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, तो कोशिका के अन्य जो संघटक होते हैं अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्की काय जिसको हम गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं, और राइबोसोम। तो ये महत्वपूर्ण है, क्लास 10th में इसके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्की बॉडीज़ और राइबोसोम ये महत्वपूर्ण आपके लिए। फिर अगला है केंद्रक। केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण संघटक होता है सजीव कोशिका का, गोलाकार होता है सामान्यतः। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो केंद्रक कोशिका द्रव्य से, तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से किससे अलग होता है? एक झिल्ली द्वारा, जिसे हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह झिल्ली भी सरंध्र होती है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। और क्रोमोसोम या गुणसूत्र यह जीन के धारक होते हैं और आनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ते हैं। फिर जीन के बारे में समझते हैं। तो जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई होती है या जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण को नियंत्रण करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो जीव द्रव्य ध्यान रखिएगा कि जो सजीव कोशिका का समग्र संघटक है उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज़, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। तो दो प्रकार से कोशिकाओं को विभाजित किया गया, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। आज ये क्लियर हो जाएगा आप। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो केंद्रक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है, न्यूक्लियर झिल्ली के बिना होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। और इस प्रकार के जो कोशिका वाले जीव होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उदाहरण कौन कौन से? तो जीवाणु और नील हरित शैवाल। तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। इसके अलावा जितने भी अन्य जीव हैं वो आपके यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोटिक जीव हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक याद कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं, कोशिका वाले जीव कौन से हो गए? तो जीवाणु और नीले हरित शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाएं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में कौन आएंगे और प्रोकैरियोट्स में कौन आएंगे। तो प्रोकैरियोट्स में दो याद कर लीजिए, जीवाणु और नील हरित शैवाल। बाकी जितने भी बच्चे सब वो यूकैरियोट्स में आएंगे। आगे बढ़ते हैं।
और यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम रिक्तिका कहते हैं, या मात्र एक और बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई पड़ती हैं। ट्राइडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में अनेक रंगीन संरचनाएं होती हैं। ये पत्ती की कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है, इन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिड किसे कहते हैं, तो जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे ट्राइडेस्केंसिया पत्ती की बात कर रहे हैं, तो पत्ती की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में छितरी संरचनाएं होती हैं, रंगीन संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं या प्लास्टिड कहते हैं। विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ हरा रंजक भी होता है, और आपको पता है जिसमें हरा रंजक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरितुलक भी कहते हैं। तो हरे रंग के प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और हरितुलक कहते हैं। वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल अथवा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताया गया, तो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका पादप कोशिका है, यहाँ कोशिका भित्ति दिखाया गया, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो जीवाणु कोशिका होंगी उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएंगी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएंगी, और क्यों पाई जाएंगी हमने आगे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा, और एक बार इसको आप ट्राई करिएगा भरने का कि किस में क्या पाया जाता है, किस में क्या नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपका समाप्त होता है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे रंगीन संरचना जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में। हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पौधों में जो जनन पढ़ा था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसी प्रकार जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की बात करें तो जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलीत होकर युग्मज बनते हैं। यह युग्मज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि वह इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। नर जनन अंग की बात करें तो नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, 2 शुक्राणु नलिका और एक शिश्न, और साथ में वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होता है। यह शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। तो शुक्राणु एकल कोशिका का उदाहरण है, और हर शुक्राणु में कोशिका के समान संगठक पाए जाते हैं। यहाँ पे शुक्राणु का चित्र भी दिया गया है, मानव शुक्राणु का। तो यहाँ पे सिर हो गया, मध्य भाग हो गया और ये पूंछ हो गया, जिसकी सहायता से ये मूव करता है, मूवमेंट करता है। और यहाँ पे मानव में नर जननांग में वृषण 2 वृषण हो गए, शिश्न और साथ में शुक्राणु नलिका, ये 2 होती हैं, वृषण भी 2 होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मादा जनन अंग में, मादा जनन अंग में क्या क्या होते हैं, तो एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको डिंबवाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय। ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं भाग के हिसाब से कि कौन से मादा जनन के भाग हैं, अंग के भाग हैं, कौन से नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है। तो अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय। मादा में
मानव में मादा जननांग, ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। तो गर्भाशय जो है भाग होता है जहाँ पे शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका सिंगल सेल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु एवं अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये अंडाणु हो गया और साथ में ये शुक्राणु, और आप ये टेल देख पा रहे हैं जो पूंछ होती है, इसी के माध्यम से ये यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर है युग्मनज का, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पिक्चर दिया गया। तो यहाँ पे संलयित केंद्रक है जो फ्यूज हो चुके हैं, एक में मिल चुके हैं, जिसको हम जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं। फिर है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। अब आते हैं बाह्य निषेचन के बारे में समझते हैं। तो परख नली शिशु के बारे में आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो इसमें क्या होता है? तो आईवीएफ, जिसको इन विट्रो निषेचन कहते हैं, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन। तो आईवीएफ जो है बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है, और परख नली शिशु इससे जो है मतलब हम बोलते हैं। और यहाँ पे अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। तो जो बाह्य निषेचन है उसका उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, और इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए समझते हैं। तो बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक और टोड जो होते हैं पोखर तालाब में मंद गति से झरने की ओर बहने लगते हैं, और मादा जैसे ही अंडे देती है, नर जो मादा जो मेढक में मादा जैसे अंडे देती है तो नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे फलस्वरूप निषेचन होता है। और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। या मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाह्य निषेचन किस में होता है। तो एक तो हो गया मेढक, हो गया मेढक, टोड, एक ही बात है। बाकी मछली, स्टारफिश ये हो गए। और इसमें मादा जैसे अंडे देती है तो नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, यानी अलग अलग प्रक्रिया हो रही है। तो मादा के शरीर में तो हो नहीं रही है। तो इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। फिर है भ्रूण का परिवर्धन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता रहता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि भ्रूण कहाँ बनता है? तो गर्भाशय की दीवार में या गर्भाशय में बनता रहता है। फिर है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। निरंतर धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ पैर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है उसे हम गर्भ कहते हैं। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। फिर मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, और मुर्गी उस्मायन के लिए अंडों पर बैठती है।
फिर चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। फिर अब बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि बाह्य निषेचन यानी भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होगा। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोज उत्पत्ति होती है। और इसमें जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु, तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। तो नाम में ही अंतर छिपा हुआ है। अब यहाँ पे रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट में जो है सबसे पहले अंडा, इसे लार्वा बोलते हैं। तो लार्वा, इल्ली और प्यूपा, और प्यूपा से वयस्क ये बनने की प्रक्रिया होती है। रेशम कीट में जो रेशम कीट बनता है वो पहले लार्वा के फॉर्म में होता है, फिर इल्ली, लार्वा इल्ली बोलते हैं जिसको, प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। फिर मेढक इस प्रकार के अन्य जंतुओं के उदाहरण है। तो इसमें जो है रूपांतरण कायांतरण की एक प्रक्रिया होती है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो कायांतरण ध्यान रखिएगा, कायांतरण रेशम कीट में होता है। कायांतरण के लिए रेशम कीट में होता है। लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। और इसी प्रकार मेढक में भी बनता है। मेढक में अंडे से प्रारंभ होकर वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को हम जब देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि अंडे से टैडपोल बनता है, लार्वा बनता है और लार्वे से वयस्क बनता है। और रेशम कीट की भी जो है इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट में बहुत अलग दिखाई पड़ती है, बहुत फ़र्क होता है दोनों में। और यह प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और जो टैडपोल होते हैं यानी कि जो आरंभिक पार्ट होता है मेढक का, तो टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं। जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण क्या होता है? तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। और कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया किस में होती है? तो फ्रॉग या मेढक में पाई जाती है मुख्यतः। फिर अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन, तो हाइड्रा और सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे अमीबा, तो हाइड्रा और अमीबा में जैसे जंतुओं में कैसे होता है? तो अलैंगिक जनन की मदद से होता है। क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो आपको मेढक का जीवन चक्र बताया गया है, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की जो प्रक्रिया बताई गई, अंडा होता है, अंडे से आरंभी टैडपोल बना, आरंभी टैडपोल बाद का टैडपोल बना, फिर धीरे धीरे मेढक बन गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था, बहुत अंतर है, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसको हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फिर आते हैं हाइड्रा में क्या होता है? तो हमने हाइड्रा में पढ़ा था मुकुलन होता है, तो बडिंग होता है हाइड्रा में। और मुकुलन और किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन की जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। और हाइड्रा में क्या होता है? तो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं या उभार विकसित होते हुए नए जीव होते हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। ईस्ट में भी मुकुल दिखाई पड़ते हैं, तो ईस्ट में भी मुकुलन होता है। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में और ईस्ट में। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में होती है। अमीबा के बारे में, तो अमीबा एक कोशिकीय होता है, पता ही है। और इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है, यानी एक जो रहता है केंद्रक वो 2 में टूट जाता है। और इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बट जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक 2 अमीबा बनाते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है, विभाजित केंद्रक अलग हुआ, फिर अमीबा में द्विखंडन, तो बाइंड्री फिजन जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा पैरामीशियम में ध्यान रखिएगा मल्टीपल फिजन होता है, इसको बाइंड्री फिजन बोलते हैं, जिसमें 1-2 में टूटेगा। मल्टीपल फिजन में 1-2 से अधिक में टूटेगा, तो मल्टीपल फिजन या बहुखंडन कह सकते हैं। तो बहुखंडन किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉली की कहानी
क्लोन की बताई गई है। तो पहला ध्यान रखिएगा, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जो था उसका नाम था डॉली और इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को क्लोनिंग के माध्यम से हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था, तो डॉली नाम की भेड़ थी। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर एक बार जो है इसको देख लीजिएगा। अब जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा के जनन अंग है, नर के जननांग वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न हो गए। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। इन दोनों का जो संलयन होता है वही निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, निषेचित एग होता है, अंडा होता है, उसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य अथवा अन्य जंतु जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते आदि में होता है। और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश में होता है। फिर यहाँ पे जरायुज जंतु हैं। तो मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देंगे वो अंडपरक जंतु कहलाएंगे। फिर लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायंत्रण कहलाती है। और कायंत्रण किसमें पाया जाता है, तो मेढक में और रेशम कीट में। फिर है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है और इसको हम मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है, दोनों याद रखिएगा। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक विजन को द्विखंडन कहते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, पैरामीशियम में बहुखंडन पाया जाता है। तो पैरामीशियम में बहुखंडन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो मादा के शरीर में। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कायंत्रण बोलते हैं। एक ह्यूमनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइए। बाकी एक बार इसको आप देख लीजिएगा जितना अभी तक आपने पढ़ा समझा। अब चैप्टर है किशोरावस्था की ओर और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसमें हम जो है ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन्स के बारे में भी समझेंगे। किशोरावस्था को समझते हैं। तो किशोरावस्था को समझते पहले वृद्धि को समझते हैं। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। कैसी परिपक्वता, तो जनन परिपक्वता, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 11 से 18 या 19 साल माना जाता है। तो 11 से 18 या 19 साल किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी बोला जाता है। और लड़कियों में किशोरावस्था की जो उम्र होती है लड़कों से 1-2 वर्ष पहले आ जाती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोरावस्था की जनन परिपक्वता के साथ में यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। फिर है शारीरिक आकृति में परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक आकृति में कैसा परिवर्तन, तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों के अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और गठित दिखाई पड़ती हैं। स्वर में परिवर्तन आता है। यौन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़के का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है जो बाहर से समानता दिखाई नहीं पड़ता है। समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। तो जो लड़कियों का जो स्वर होता है वो उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, भारी होता है। यहाँ पे लड़कों में, किशोर लड़कों में स्वर यंत्र या एडम्स एप्पल आप देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन है एडम्स एप्पल। फिर है स्वेद अथवा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव जब बढ़ जाता है किशोरावस्था में तो ग्रंथियों को अधिक क्रियाशीलता के कारण, तो स्वेद और तैल ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या प्रॉब्लम आती है, तो व्यक्तियों के चेहरे पर मुहासे, फुंसियाँ आ जाती हैं, कई लोगों के बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसी के कारण होता है। स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि एवं लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर में
प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में भेजती हैं, तो ब्लड में भेज देती हैं, सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को, इसलिए हम इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो क्या कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ? डक्टलेस ग्लैंड्स। और इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे। जनन अंगों का विकास, तो यौन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि होती है, अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्रारंभ होना, तो किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो वृषण एवं अंडाशय जनन अंग होते हैं। ये युग्मक अर्थात शुक्राणु अथवा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर। ये सब सेकेंडरी जो है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें हम गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं, लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है गौड़ लैंगिक लक्षण के। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो ध्यान रखिएगा किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं या अंतरस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतरस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसका स्रावण प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कौन करता है? तो वृषण करता है। और इसके अलावा और ये लड़कों में परिवर्तनों का कारण होता है, जैसे कि चेहरे पर बाल वगैरह आना, इसी के कारण। फिर लड़कियों में यौन आरंभ के साथ में अंडाशय स्त्री हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं उत्पादित करना स्टार्ट कर देता है, जिससे स्तन विकसित होते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसे हम पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और क्यों मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? क्योंकि ये जो है हार्मोन्स है जो उनके उत्पादन का भी नियंत्रण करती है, तो इस वजह से पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर है अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकती हैं। तो अंतरस्रावी ग्रंथियों की खासियत होती है, इसलिए इनको जो नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतरस्रावी ग्रंथियाँ वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। यह हार्मोन गौड़ लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। तो लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को भी नियंत्रण करता है। अब यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है पुरुष और महिलाओं में। फिर रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक लक्ष्य स्थल तक हार्मोन पहुंचता है। फिर यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होता है, जिसे हम रजोदर्शन बोलते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को हम रजो निवृत्ति कहते हैं। फिर है ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है।
यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र एक्स के होते हैं, तो स्त्री में केवल एक्स पाया जाता है। पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो युग्मनज अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। तो युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक जो है एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, एक में एक्स और एक में वाई। तो इस प्रकार जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और इस प्रकार मादा शिशु में विकसित होता है, यानी कि जो है बेबी गर्ल होने का चांस होता है फिर वहाँ पे। और अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आपको वैसे भी जनरली मालूम है ये चीज़। तो जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरुष में ही एक्स और वाई पाए जाते हैं। अगर एक्स मिलेगा तो महिला में तो ऑलरेडी एक्स है तो महिला ही बनेगी। अगर इसका वाई पुरुष का वाई मिलता है तो वाई और एक्स, तो वाई एक्स मिलकर लड़का ही बनेगा। तो ये फ़र्क है। तो और फिर लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो पीयूष ग्रंथि का स्थान भी आपको पता होना चाहिए। फिर पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रेनल अधिवृक्क जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अतिरिक्त जो है थायराइड, अग्नाशय, एड्रेनल ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। इसमें एड्रेनल ग्लैंड को हम अधिवृक्क ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लोकेशन देख सकते हैं। एड्रेनल ग्रंथि, अग्नाशय स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषण पुरुषों में। फिर मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति आप देख सकते हैं। फिर जो है एक ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। तो ग्वाइटर नाम की जो बीमारी होती है वो थायराइड ग्रंथि के रोग से संबंधित होती है। तो थायराइड ग्रंथि के रोग को हम ग्वाइटर बोलते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, तब इस केस में जो है ग्वाइटर होता है। और इसके अलावा मधुमेह में क्या होता है, डायबिटीज़ में, तो जो अग्नाशय होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है, तो मधुमेह हो जाता है। एड्रेनल ग्रंथि क्या काम करती है, तो एड्रेनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करते हैं। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। और एड्रेनल, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं एड्रेनल हार्मोन को। फिर थायराइड एवं एड्रेनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेशानुसार अपने हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर आगे है टैडपोल, हम पढ़े हैं पीछे। तो टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायंत्रण कहते हैं। कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो कीट हार्मोन द्वारा। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। तो मेढक में कौन नियमन करता है, तो थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। और अगर जल में आयोडीन की उपस्थिति कम होगी तो जो टैडपोल है वयस्क मेढक में परिवर्तित उतने अच्छे से नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एड्स के बारे में बताया गया है। तो HIV नामक खतरनाक विषाणु से होता है। तो ये आपको वैसे भी मालूम है। बाकी ये जो HIV वायरस होता है एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग से इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज से भी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से, जैसे पीड़ित रोगी माँ से दूध के द्वारा उसके शिशु में भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करके भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अभी चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब 2 चैप्टर्स बचे हैं आज के छोटे छोटे, आज के मैराथन के। और एक बार डिटेल में इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जितना महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं कुछ प्राकृतिक घटनाओं पर। तो कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं में
जो है यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1752 में इन्होंने बताया था कि तड़ित होती है और साथ में वस्त्रों में जो उत्पन्न चिंगारी होती है वास्तव में एक ही परिघटना का उदाहरण होती है। तो सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ में रगड़ते हैं, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। रिफिल अथवा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी जो है आवेशित हो जाते, चार्ज हो जाते हैं। और आपको ये भी चीज़ पता है कि एक प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करते हैं, और जबकि जो विजातीय भिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो अर्जित आवेश होता है उसको हम धनावेश कहते हैं। और रगड़ने पर विद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं, वो स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करने लगते हैं तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। और कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसको हम कैसे पता करते हैं, तो विद्युतदर्शी की मदद से पता करते हैं। तो विद्युतदर्शी से हम क्या पता करते हैं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। फिर है कि विद्युत आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेटल का इस्तेमाल करके हम विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में चालक द्वारा भेजा जा सकता है। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्करण कहते हैं। तो भू संपर्करण, जिसको अर्थिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्थिंग क्या होता है, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे अर्थिंग या भू संपर्करण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने को उत्पन्न विद्युत आघात से में बचने के लिए भवन में भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है, अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पे तड़ित की कहानी आपको बताई गई है, समझ लेते हैं। हमने आपको जो बीपीएससी एग्रीकल्चर वाला पेपर कराया था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ भी हमने आपको समझाया था। तो बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं और ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। तो जब संचित आवेश का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम तड़ित के रूप में देखते हैं और इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो आपको विद्युत विसर्जन पूछा गया था, तो विद्युत विसर्जन को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं आसानी से। तो जो ये बादल है यहाँ पे, तो बादल का जो ऊपरी भाग है यहाँ पे प्लस चार्जेस हैं, प्लस चार्ज धन आवेश ज़्यादा है, निचले भाग में माइनस चार्ज हैं। अब प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जब प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत तेज़ गर्जन के साथ में हमें आवाज़ सुनाई देती है। साथ में पृथ्वी की सतह के पास में प्लस चार्ज होता है और ये माइनस और ये प्लस, तो इसके बीच में भी संपर्क होता है। तो जब इसके बीच में संपर्क होता है तो जो है बिजली कड़कती है। तो जो बिजली कड़कती है तो आप ये समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, बादल के ऊपर और निचले भाग में और साथ में निचले भाग से और पृथ्वी के भाग में, दोनों के बीच में जो है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है और इसके कारण जो तड़ित वगैरह आते हैं, लाइटनिंग वगैरह, बिजली वगैरह चमकती है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, जो एग्जाम्पल में आपने देख लिया है। तड़ित से सुरक्षा, ये भी आपसे टीआरई में प्रश्न पूछा गया था। तो गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने के पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान कौन से हो सकते हैं, तो मकान अथवा भवन। और किसी कार अथवा बस में यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ से आपको जो आरओ का पेपर हुआ था फरवरी में, यहाँ से इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, जिन्होंने दिया होगा तो उनको मालूम होगा। तो आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित होते हैं। ऐसा मत समझिए कि उसके अंदर जो है करंट आ जाएगा, बिजली की वजह से लाइट आग लग जाएगा। अगर आप बंद हैं तो आप सुरक्षित हैं, वही प्रश्न पूछा गया था। फिर है बाहर खुले में, तो तड़ित झंझात के समय क्या करें, तो तड़ित झंझात के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, ये भी ऑप्शन में दिया गया था।
फिर है यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले लीजिए। ये भी आपका आंसर था, आयोग ने आंसर माना था, कई लोगों ने इसको छोड़ दिया था। तो जो एनसीईआरटी पढ़ के गए थे टीआरई 1 में, उसका ये प्रश्न सही हो गया था। तो तड़ित झंझात के समय क्या करना चाहिए, तो आप वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं, छाता वाता लेके नहीं चलना है। फिर है यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई सरल स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें, जमीन पर ना लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। जैसे लड़का बैठा हुआ है, अपने हाथों पर घुटनों तथा सिर के हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम साक्ष्य बन जाएंगे, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। फिर घर के भीतर क्या कर सकते हैं, तो तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन तथा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। यानी ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो है तार युक्त फ़ोन से, वायर वाले फ़ोन से बात कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। बहते जल में संपर्क से बचने के लिए जो है नहाना वगैरह नहीं चाहिए, स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी जैसे विद्युत उपकरण के जो प्लग होते हैं सॉकेट से निकाल देना चाहिए। ट्यूबलाइट वगैरह हम जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर तड़ित चालक क्या होता है, तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो इस प्रकार होता क्या है कि यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया है, तो मान लीजिए बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़केगी तो इस पे सारा आ जाएगा और इसी के माध्यम से जो ये पृथ्वी में जो है अर्थिंग के माध्यम से चला जाएगा, एक पथ मिल जाएगा इसको इसी के रास्ते से। तो तड़ित चालक इस प्रकार काम करता है। और यहाँ पे एक तांबे की प्लेट लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप के बारे में समझते हैं। तो भूकंप के बारे में जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बारे में हम भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर में तगड़ा भूकंप आया था। गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। भूकंप क्या होता है, तो भूकंप जो है पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय हर जगह आते रहते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया होती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। भूकंपों से बाढ़ आ सकता है, भूस्खलन और सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में विशाल सुनामी आया था जब समुद्र के अंदर भूकंप आया था। फिर आते हैं पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं, भूकंप आते हैं। पृथ्वी की इन परत को भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसमें गड़बड़ी के कारण जो है, यानी भूपर्पटी में गड़बड़ी के कारण भूकंप आता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था कि भूपर्पटी होता है, फिर जो है मेंटल आता है, फिर क्रोड आता है। क्रोड में भी जो है बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, दो भाग में। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है या टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं प्लेटें और टक्कर के कारण। जैसे यहाँ पे पृथ्वी की कुछ प्लेट्स के बारे में अलग अलग दिखाया गया है। तो जब प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया गया है। फिर है अधिकांश जो भूकंप होते हैं पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। तो पृथ्वी की प्लेट की गतियों के कारण भूकंप आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं और भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं और जहाँ प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम फाल्ट जोन बोलते हैं। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र, फाल्ट जोन भी कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्व है, कच्छ का राजस्थान है, सिंध गंगा के मैदान है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो है अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन से हो गए, कश्मीर, पश्चिमी हिमालय, केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान और सिंध गंगा के मैदान। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ भाग खतरे के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि कमेंट करके आप बताइए अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो। हमने अभी चर्चा कर दिया है वैसे। फिर किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो आपसे दो चीज़ें हैं कि किसी भूकंप की शक्ति का परिमाण को हम रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, लेकिन अगर भूकंप की गहनता की बात आएगी, तो भूकंप की गहनता को हम
मरकली स्केल पे नापते हैं, मरकली पैमाने पे नापते हैं। तो मरकली पैमाना भूकंप की गहनता को बताता है और रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की शक्ति के परिमाण को बताता है। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बताता है। तो ये जो है आपका परिमाण बताता है। रिक्टर पैमाना परिमाण बताता है और भूकंप की गहनता मरकली पैमाने से पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है भूकंपी तरंगों को किस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो भूकंप लेखी पर यानी सिस्मोग्राफ पर। और यहाँ पे भूकंप का चित्र फिर से देख लीजिए, हालांकि हमने पिछले क्लास में इसको देखा था। तो जो जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का सबसे नज़दीक का भाग जहाँ भूकंप सबसे पहले फील होता है, सबसे ज़्यादा फील होता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। और यहाँ से भूकंपीय तरंगें सभी जो है दिशाओं में फैल जाती हैं। तो अधिकेंद्र क्या होता है, तो अधिकेंद्र जहाँ पृथ्वी के जहाँ पे तरंग जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति से जो सबसे नज़दीक का स्थान जो है पृथ्वी की सतह पर होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है सेंटर, उसको हम फोकस कहते हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं। आखिरी चैप्टर है आज की क्लास का, तो वायु तथा जल का प्रदूषण। तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए तीसरे नंबर पर आर्गन होता है 0.93% और इसके अलावा CO2 होता है 0.03%। ये जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वायु ऐसे अनछाए पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती जो सजीव अथवा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसे वायु प्रदूषक कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। तो वाहन क्या क्या उत्पन्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, जब अपूर्ण दहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये विषैली गैस होती है जो रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। तो यहाँ पहले भी देख चुके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। धूम कोहरा क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, तो सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत को धूम कोहरा कहते हैं, जो धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है। तो धुएं और कोहरे से जो मिलकर बनता है उसे हम धूम कोहरा कहते हैं। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं। अन्य प्रदूषकों तथा कोहरों के संयोग से धूम कोहरा बनता है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। रोग जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ में हराहट, ये चीज़ें हो सकती हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ, तो पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ जो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत होती हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये भी आप प्रश्न पूछा गया है। तो विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है या फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। प्रदूषक, अन्य प्रकार के प्रदूषक होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में किया जाता था। एरोसोल फुआर में किया जाता था। CFC के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती थी। और ओजोन परत क्या करती थी, तो ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। और ओजोन परत हमें पता है समताप मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत से बचाने के लिए जो है अब CFC के स्थान पर कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। फिर वायु प्रदूषक के बारे में, तो अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के पास में मथुरा तेल रिफाइनरी है। मथुरा में मथुरा तेल रिफाइनरी, और वहाँ से जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं। उसी की वजह से जो है ताजमहल पर असर पड़ रहा है। और ये जो गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा का अम्लीय वर्षा के साथ में पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल का जो संगमरमर है उसका संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। तो मार्बल कैंसर भी कहते हैं इस परिघटना को। और मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संगमरमर को पीला करने में किसका योगदान है, तो मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का
संगमरमर को पीला करने में योगदान है। और इसके अलावा मथुरा तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में जो कि स्थित है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रदूषक निकलते रहते हैं, और इसी की वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है, और उस अम्लीय वर्षा से जो है ताजमहल का नुकसान होता है। तो ताजमहल का यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया था, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल में। आगे बढ़ते हैं। अब पौधा घर प्रभाव देख लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, और कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है, और ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। क्यों रुकता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन जो है विकिरणों को जो है ट्रैप कर लेती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता था। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक होता। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। अब प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है। तो पहले तो जीवन के लिए उत्तरदायी था ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन अब जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी है। तो CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वायुमंडल में ऐसा हुआ है। फिर यहाँ पे विश्व उष्णन यहाँ पे दोबारा दिया गया, तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग करने में तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, CO2 की भांति ने भी पौधाघर गैस कहते हैं। तो पौधाघर गैस या ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कौन से? CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है। और सबसे ज़्यादा जलवाष्प मौजूद होता है वायुमंडल में। तो इस वजह से जो है जलवाष्प की वजह से हमने आपको याद आया होगा, एक जो है इन्वायरमेंट में एक प्रश्न कराया था, और बोला जा रहा है कि विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग से अगर हम नहीं रुके, नहीं कंट्रोल किए, तो 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है शताब्दी के अंत तक। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। एक ऐसा अनुबंध जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, और ये विश्व उष्णन को कम करने के लिए है। CO2 का जो उत्सर्जन उसको कम करने के लिए है, जिसके बारे में हमने आपको प्रश्न ऑलरेडी करा दिया है इन्वायरमेंट में। फिर जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो जल प्रदूषक और गंगा की बात करें तो प्रसिद्ध नदियों में से एक है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदूषित भी है। और सबसे ज़्यादा जो है गंगा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कानपुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। 1985 में नदी को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना स्टार्ट किया गया था। पता होना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने 2016 में स्वच्छ गंगा भारत मिशन, तो स्वच्छ गंगा भारत मिशन का प्रारंभ किया गया, तो 2016 याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश का अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। फिर है तेल परिष्करणशालाएं, कागज़ फैक्ट्रियाँ, वस्त्र और चीनी मिलें। रासायनिक फैक्ट्रियाँ होती है, तो उद्योग जलकर रासायनिक संदूषण करते हैं। विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं, जिन्हें पौधों तथा पशुओं में जब इनको छोड़ा जाता है तो पौधों तथा पशुओं में विषता उत्पन्न कर देते हैं। फिर वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक। तो जो वाहित मल होता है, वाहित मल की बात करें तो जो संदूषित जल में जो जल संदूषित होता है, जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। तो ये जो उपस्थित जीवाणु होते हैं इसको कोलीफॉर्म बोलते हैं, आपको याद आया होगा। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से आपसे प्रश्न TRE1 PRT में पूछा गया था। तो स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक होते हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु होते हैं तो इसका अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है तो उसका मतलब जो जल है मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। फिर गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है, जैसे जल प्रायः विद्युत संयंत्रों द्वारा उद्योगों में आता है, इन नदियों में बहा दिया जाता है और जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है। तो जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसका जल काफ़ी गर्म होता है, जब उनको जलाशय में डाल दिया जाता है तो जलाशय का ताप में वृद्धि हो जाता है, और जो वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। तो क्लोरीनीकरण आप जानते हैं कि जल को शुद्ध करने की एक सामान्य रासायनिक विधि है, जिसमें जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर डाल दिया जाता है। बाकी जो है आपका आज का मैराथन समाप्त होता है। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो बता दिया गया है, बस आप इतना कर लीजिए। और साथ में जो आपको क्विज़ कराया जा रहा है उसको ज़रूर करिए, और
जो है आज, बाकी जो है थोड़ा अर्जेंसी में हम जो है घर आए थे, गांव आए थे अपने। बाकी आपको कल से जो है रेगुलर 3 से 4 क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ में शॉर्ट सेक्शन भी हम 3 से 4 प्रयास करेंगे कि एक दिन में 3 से 4 शॉर्ट सेक्शन आ जाएँ। अब इस समय तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन शाम तक आपको हम 3 से 4 शॉर्ट्स एक साथ में दे देंगे। तो वहाँ से आप जो बिहार स्पेशल आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आपको जिन टॉपिक्स पे शॉर्ट्स के वीडियोस चाहिए कमेंट जरूर करें, हम आपको उन टॉपिक्स पे शॉर्ट्स ले आएंगे, आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।